गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स की क्लास में केंद्रीय बैंक का टॉपिक चल रहा है। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के उपाय में मात्रात्मक उपाय, जिसके अंतर्गत बैंक दर के बारे में अपन पिछली क्लास में अध्ययन कर रहे थे। बैंक दर किसे कहते हैं, इसके अलावा बैंक दर अभी वर्तमान में कितनी है, इसके साथ साथ बैंक दर जो है अर्थव्यवस्था में स्थिरता किस प्रकार से बनाए रखने में सहयोग प्रदान करता है या साख की मात्रा को बढ़ाने और घटाने में किस प्रकार से सहायता प्रदान करता है, इसके बारे में अपन ने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। इसके अलावा बैंक दर में वृद्धि और कमी के आर्थिक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर अपन ने देखा कि अगर बैंक दर को बढ़ा दिया जाता है या बैंक दर को घटा दिया जाता है तो अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क आता है। बैंक दर के बढ़ने का देश की अर्थव्यवस्था पर साख के संकुचन के रूप में और बैंक दर में कमी से अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार के रूप में पिछली क्लास में अध्ययन हुआ। आज बात करेंगे बैंक दर की सफलता की शर्तें कि किन किन स्थितियों में बैंक दर सफल हो सकता है। हेडिंग डालिए, बैंक दर की सफलता की शर्तें कि बैंक दर जो घटाई और बढ़ाई जाती है उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जब बैंक दर सफल मानी जाएगी या बैंक दर सफल हो जाती है। इसके अंतर्गत सबसे पहली बात आती है वो आती है आपकी देश में संगठित मुद्रा बाजार हो। फर्स्ट डालिए, देश में संगठित मुद्रा बाजार हो तभी बैंक दर का घटना और बढ़ना सफलतम सिद्ध हो सकता है। बैंक दर की सफलता के लिए यह आवश्यक माना गया है कि देश में संगठित मुद्रा बाजार हो तभी ऐसा सफल हो सकता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो बैंक दर के बढ़ने और बैंक दर के घटने का कोई भी प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता है। जैसे कि देश में बैंक ज़्यादा मात्रा में हैं, बैंकों के द्वारा ही सारा लेन देन हो रहा है, जो भी वित्तीय संस्थाएं होती है उनके द्वारा ही सारी लेन देन की प्रक्रियाएं होती है, यानी उधार लेना और देना होगा, तो देश में बैंक की दर के बढ़ने और घटने का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर सुचारू रूप से हो जाता है। लेकिन हमारे देश की अगर अपन बात करते हैं तो बैंक के अलावा महाजन हैं, साहूकार हैं, देसी बैंकर हैं, ये काफ़ी मात्रा में मुद्रा का लेन देन करते हैं और मनमाना ब्याज वसूल करते हैं। बैंक की दर का बढ़ने और घटने का इन महाजनों पर, इन साहूकारों पर, इन पर कोई भी फर्क या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार बैंक देश में संगठित मुद्रा बाजार अगर होता है तो बैंक दर का सफलतम होना पाया जाता है। विकसित देशों की अगर अपन बात करते हैं तो विकसित देशों में ज़्यादातर जो भी सारी क्रियाएं होती है वो संगठित मुद्रा बाजार के द्वारा होती है। जो भी सारे लेन देन होते हैं वो सारे लेन देन उन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से होते हैं। इस प्रकार भारत की अगर अपन बात करते हैं तो भारत में बैंकिंग संस्थाएं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमारे देश में बैंकिंग संस्थाएं नहीं है, लेकिन हमारे देश में संगठित मुद्रा बाजार के साथ साथ असंगठित मुद्रा बाजार काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इस वजह से बैंक दर की वृद्धि और कमी का ज़्यादा इफेक्ट हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं हो पाता है जितना विकसित देशों में हो पाएगा। तो देश में संगठित मुद्रा बाजार की दिशा पर ही या देश में संगठित मुद्रा बाजार के मात्रा पर ही बैंक दर का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक पर्याप्त मात्रा में व्यापारिक
बैंक पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय बैंक से उधार ले, केंद्रीय बैंक से उधार ले, तभी बैंक दर सफल माना जाएगा। बैंक दर तभी प्रभावशाली होता है जबकि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से काफ़ी मात्रा में उधार ले। बैंक दर मैंने आपको बताया था, व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से जब इमरजेंसी में पैसों की आवश्यकता होती है तो वो रिजर्व बैंक से या केंद्रीय बैंक से पैसा लेते हैं, इसके बदले में जो ब्याज दिया जाता है वही बैंक दर या ब्याज दर कहलाती है। यदि वे केंद्रीय बैंक की पर कर्ज के रूप में निर्भर ना रहें तो बैंक दर का बढ़ना और घटने का कोई भी देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं होगा। जब तक व्यापारिक बैंक अगर बैंक दर घटाई जा रही है, केंद्रीय बैंक के द्वारा अगर बैंक दर घट रही है तो व्यापारिक बैंक ज़्यादा मात्रा में केंद्रीय बैंकों से पैसा ले और ज़्यादा मात्रा में जनता को पैसा उधार दे। अगर व्यापारिक बैंक इस प्रक्रिया में पूर्ण रूप से योगदान नहीं देंगे तो बैंक दर की सफलता निश्चित रूप से नहीं हो सकती है। तो बैंक दर की सफलता की निश्चितता के लिए व्यापारिक बैंकों का केंद्रीय बैंक से उधार लेना पर्याप्त रूप से बनता है और वो पर्याप्त रूप से लेगी तभी केंद्र बैंक दर जो है सफल मानी जाएगी। नेक्स्ट बात करती है अपनी थर्ड कि यदि निवेश के अवसर कम होते हैं, यदि निवेश के अवसर कम होते हैं, निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, तो ब्याज दर कम होने पर भी ब्याज दर कम होने पर भी लोग ज़्यादा मात्रा में उधार नहीं लेते, यदि निवेश के अवसर कम होते हैं तो केंद्रीय बैंक के द्वारा अगर ब्याज की दर या बैंक दर को कम कर भी दिया जाता है तो लोग जो है ज़्यादा मात्रा में उधार नहीं ले पाते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अवसर, क्योंकि अगर लोग निवेश नहीं करना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था में लोगों के पास पैसा नहीं है तो मांग नहीं है तो व्यक्ति निवेश करके क्या करेगा, उत्पादन करके क्या करेगा। तो इन्वेस्टमेंट के अवसर अगर कम हो रहे हैं तो केंद्रीय बैंक के द्वारा कितनी भी मात्रा में ब्याज की दर को कम कर दिया जाए, निवेश नहीं बढ़ेगा और निवेश नहीं बढ़ेगा तो लाभ की संभावनाएं भी नहीं बढ़ेगी। इस प्रकार निवेश के अवसर अगर कम होंगे तो ब्याज की दर कितनी भी कम हो जाए लोग ज़्यादा मात्रा में उधार नहीं लेंगे, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि जो मांग बढ़ेगी तभी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे। इस प्रकार बैंक दर की सफलता निवेश के अवसर पर भी डिपेंड करती है कि इन्वेस्टमेंट कितनी मात्रा में अर्थव्यवस्था में हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि निवेश के अवसर अगर ज़्यादा लगते हैं, ज़्यादा का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है, जिन वस्तुओं की मांग ज़्यादा है उसमें लाभ की संभावनाएं ज़्यादा लग रही है और केंद्रीय बैंक के द्वारा उस समय अगर ब्याज की दर ज़्यादा भी होगी तो निवेश के अवसर ज़्यादा होने पर बढ़ी हुई ब्याज की दर पर भी लोग ज़्यादा मात्रा में उधार लेना पसंद करेंगे। इस प्रकार निवेश के अवसर पर भी जो है उधार की मात्रा डिपेंड करती है, ना कि ब्याज की दर पर। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परिवर्तनशील नगद रिजर्व अनुपात, परिवर्तनशील नगद
रिजर्व अनुपात, परिवर्तनशील नगद रिजर्व अनुपात, शॉर्ट में इसको बोलते हैं CRR। छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का कि नगद रिजर्व अनुपात किसे कहते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात किसे कहते हैं, खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती है। तो इसको छोटे क्वेश्चन के रूप में भी अपने को तैयार करना है कि नगद रिजर्व अनुपात क्या होता है। नगद रिजर्व अनुपात या परिवर्तनशील नगद रिजर्व अनुपात बात एक ही है। ये क्या होता है इसके बारे में बता रही हूँ। केंद्रीय बैंक के पास व्यापारिक बैंक को अपनी मांग जमा और अवधि जमा, इन दोनों, यानी मांग जमा तो ये तो व्यापारियों के द्वारा चली जाती है। व्यापारियों के पास जो भी खाता धारक होता है, जो बैंक में पैसा जमा कराता है, जब उसको आवश्यकता होती है तो वो बैंक से पैसा ले सकता है, मांग सकता है, इसलिए उसको मांग जमा कहते हैं। तो व्यापारिक बैंकों के पास जो अपनी शुद्ध जमा होती है, व्यापारिक बैंकों के पास जो उसकी शुद्ध जमा होती है प्लस जो अवधि जमा होती है, अवधि जमा किसको बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट को। अवधि जमा, शुद्ध जमा क्या होती है, जैसे कोई भी व्यक्ति है जिसने बैंक में पैसा जमा कराया है, इसके बाद बैंक जो भी जितने भी व्यक्तियों का पैसा होगा उसके आधार पर जो व्यक्ति पैसा लेना चाहेगा वो लेके जाएगा। उसके बाद जो पैसा बच जाता है प्लस अवधि जमाओं के रूप में जो पैसा होता है, इसका कुछ प्रतिशत जो है केंद्रीय बैंक के पास व्यापारिक बैंकों को रखना होता है, वो आपका नगद रिजर्व अनुपात कहलाता है। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो, व्यापारिक बैंक का शुद्ध जमा व अवधि जमा, जो जितना भी पैसा जमा होता है, इसका कुछ प्रतिशत जो है केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है और जो केंद्रीय बैंक के पास रखेंगे वही क्या कहलाएगा, आपका CRR कहलाता है। ये जो CRR की दर होती है ये 3% से लेके 15% के बीच में हो सकती है। 3% से लेके कितने प्रतिशत के बीच में, 15% के बीच में हो सकती है। CRR की कमी से अर्थव्यवस्था में नगद रिजर्व बढ़ता है। अगर केंद्रीय बैंक को लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है, कीमतें लगातार गिरती चली जा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, उस समय वो CRR की दर को कम कर देता है। CRR की दर को कम करेगा तो व्यापारिक बैंकों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा, व्यापारिक बैंकों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा तो जनता के पास भी पैसा ज़्यादा जाएगा। जैसे कि बात करते हैं, केंद्रीय बैंक ने CRR की दर 10% कर रखी है। मान लो केंद्रीय बैंक ने CRR की दर 10% कर रखी है, तो जितना व्यापारिक बैंकों के पास टोटल जमा होगा या टोटल डिपॉजिट होगा, उसका 10% केंद्रीय बैंक के पास शुद्ध जमा का और अवधि जमा का कुछ प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ेगा। इसके बाद जो पैसा बचेगा इसमें से SLR के रूप में वो अपने पास रखेगा। SLR क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। तो उसका कुछ प्रतिशत SLR के रूप में रखने के बाद बाकी जो शेष पैसा बचता है उस पैसे को वह साख सृजन कर देता है। अब देश में अर्थव्यवस्था में साख विस्तार करना है, उधार की मात्रा को बढ़ाना है, तो केंद्रीय बैंक क्या करता है, इसको 10% की जगह कितना कर देगा, 5% कर देगा। तो व्यापारिक बैंक जो टोटल जमा होती है उस टोटल जमा का केंद्रीय बैंक के पास 5% रख देगा। कुछ पैसा SLR के रूप में रखा जाएगा और बाकी पैसे का साख सृजन कर देगा। तो ये देखो आप 5% का जो डिफरेंस है वो 5% का डिफरेंस अपने आप यहाँ पर हो गया। तो CRR की दर को कम करके साख का विस्तार बढ़ाया जा सकता है। CRR की दर को अधिक करके मुद्रास्फीति की स्थिति में वो CRR की दर को बढ़ा देता है ताकि व्यापारिक बैंक का जितना टोटल पैसा जमा होता है उसका कुछ प्रतिशत उसके पास रखा जाता है। इस प्रकार CRR की दर को बढ़ाकर और घटाकर अर्थव्यवस्था में नकद की कमी को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। ये CRR हो गया। आपको इसको ऐसे ही लिखना है। इसकी अगर डेफिनेशंस की बात करते हैं तो आपको यही लिखना है
व्यापारिक बैंक अपनी शुद्ध व अवधि जमा का शुद्ध व अवधि शुद्ध व अवधि जमा, जिसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, का कुछ प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। व्यापारिक बैंक को अपनी शुद्ध व अवधि जमा का कुछ प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है, वही उसका CRR कहलाता है। यह CRR कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन वैधानिक तरलता अनुपात। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। वैधानिक तरलता अनुपात SLR, शॉर्ट में बोलते हैं इसको SLR। ये क्या होता है? व्यापारिक बैंक को वैधानिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से अपनी शुद्ध जमांग और अवधि जमा का कुछ प्रतिशत अपने पास नगद रूप में या तरल रूप में रखना होता है। वो इसलिए रखना होता है कि जब भी कोई भी खाताधारक बैंक में जो कि पैसा जमा कराता है, जब उसे आवश्यकता पड़ती है वो बैंक से पैसा निकाल सकता है। इसलिए बैंकों को कुछ प्रतिशत थोड़ा करके अपने पास रखना पड़ता है, वही आपका SLR कहलाता है। ये सारा पैसा तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखा जाता है। भारत में SLR में नगद राशि, सोना व स्वीकृत प्रतिभूतियाँ शामिल की जाती है, और जो कि व्यापारिक बैंकों को खुद के अपने पास ही रखनी होती है। इसमें अगर आपको इसकी परिभाषा लिखनी है तो आप लिखिए, व्यापारिक बैंकों को अपनी मांग जमा व अवधि जमा का कुछ प्रतिशत अपने पास तरल परिसंपत्तियों के रूप में, तरल परिसंपत्तियां मतलब नगद पैसे के रूप में, रखना पड़ता है। यही SLR कहलाता है। यही SLR कहलाता है। ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो कि बैंक में खाताधारक है, जो कि पैसा निकालना चाहता है, तो बैंक उसे कभी भी मना नहीं कर सकता कि आज मेरे पास पैसा नहीं है। अगर बैंक ऐसा करती है तो लोगों का बैंकों पर से विश्वास खो जाता है या विश्वास हट जाता है। तो जब भी व्यक्ति
बैंक में पैसा निकालने जाए और बैंक में अगर उसका पैसा जमा है तो बैंक को उसे पैसा देना पड़ता है, इसलिए वो थोड़ा करके अपने पास कुछ प्रतिशत रखता है। ये आपका SLR है। तो SLR की दर को भी बढ़ाकर और घटाकर साख की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। जब देश में मंदी की स्थिति होती है, कीमतें लगातार गिर रही है, देश की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो रहा है, उस समय सरकार के द्वारा या केंद्रीय बैंक के द्वारा SLR की दर को कम कर दिया जाता है। तो SLR की दर अगर कम होगी, SLR की दर अगर कम होगी तो साख की मात्रा बढ़ेगी। ध्यान रखना इस बात का, SLR की दर अगर कम होती है तो साख की मात्रा बढ़ती है। विस्तार होता है, बढ़ती है, एक ही बात है। और यदि SLR की दर में वृद्धि होती है तो साख की मात्रा में साख की मात्रा कम होगी। इस बात को आप ध्यान रखिए। कैसे? इन दोनों का, क्योंकि अगर SLR की दर में बढ़ा दिया, मान लो 10% से 15% कर दिया, तो व्यापारिक बैंक अपनी जमा का जितना पैसा जमा है उसका 15% अपने पास रखेगी, CRR के रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखेगी। बाकी जो बचा पैसा है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा व्यापारिक बैंक के पास उधार देने के लिए। अगर केंद्रीय बैंक SLR की दर को कम कर देती है, 15% से घटाकर 10% कर देती है, तो 10% SLR के रूप में रखेगी, कुछ प्रतिशत CRR के रूप में रखेगी और बाकी पैसे का साख की मात्रा को बढ़ा देगी। तो आप इसका इतना सा ध्यान रखना कि SLR जब बढ़ता है तो साख की मात्रा कम होगी, SLR जब कम होता है तो साख की मात्रा बढ़ती है। इसी प्रकार CRR भी ऐसे ही होगा कि अगर CRR की दर को बढ़ा दिया जाता है तो साख की मात्रा कम होगी, CRR की दर को कम कर दिया जाता है तो साख की मात्रा बढ़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं में साख नियंत्रण का उपाय बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। खुले बाजार में केंद्रीय बैंक क्या करती है, जब भी देश में मुद्रास्फीति है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा मात्रा में है, तो केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने लगती है व्यापारिक बैंकों के मार्फत। अब जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा या केंद्रीय बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां बेची जाएगी तो पैसा रिजर्व बैंक के पास आता है। उसी प्रकार अगर देश में मंदी की स्थिति है, लोगों के पास पैसा नहीं है, रोजगार लगातार घट रहा है, उपभोग की मात्रा कम हो रही है, मांग की मात्रा कम हो रही है, देश का विकास नहीं हो रहा है, उस समय केंद्रीय बैंक क्या करता है, खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है। सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा तो रिजर्व बैंक का पैसा व्यापारिक बैंकों के मार्फत जनता के पास चला जाता है। इस प्रकार सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर और बेचकर साख नियंत्रण में खुले बाजार की क्रियाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अगर अर्थव्यवस्था में स्थिरता लानी है तो खुले बाजार की क्रियाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक जब भी उसे ऐसा लगता है कि लोगों के पास ज़्यादा मात्रा में, जैसे अभी अपन बात करते हैं, कोरोना अभी चल रहा है, ये पिछले कम से कम 7 से 8 महीने तो अर्थव्यवस्था पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा खराब इफेक्ट पड़ा है। लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास काम धंधे नहीं हैं, लोग और देश की अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जा रही है। तो आप इस समय देखिए बैंकों ने ब्याज की दर को कम कर दिया, होम लोन को 7% से भी नीचे कर दिया। बैंकों के द्वारा काफ़ी मात्रा में लोन दिया जा रहा है ताकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा मात्रा में आए, लोग पैसे को इन्वेस्ट करें, लोग पैसे को रोजगार में लगाएं और देश वापस, अर्थव्यवस्था जो है वापस पटरी पर
आ जाए। इस प्रकार खुले बाजार की क्रियाओं के में भी केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। केंद्रीय बैंक बेचकर और खरीदकर देश में अर्थव्यवस्था को स्थिरता लाने का काम करती है। नेक्स्ट बात आती है आपकी साख मॉनिटरिंग व्यवस्था। ये भी छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साख मॉनिटरिंग व्यवस्था शॉर्ट में इसका नाम है CMA। ये व्यवस्था जो है साख मॉनिटरिंग व्यवस्था 10 अक्टूबर 1988 से लागू की गई थी। छोटा क्वेश्चन कई बार आता है कि साख मॉनिटरिंग व्यवस्था क्या है, या साख मॉनिटरिंग व्यवस्था के बारे में बताइए। इससे पहले 1965 नवंबर 1965 से 1988 तक ये CAS नवंबर 1965 से 1988 तक CAS। अब CAS का पूरा नाम क्या है? CAS का पूरा नाम है साख अधिकार स्कीम। साख अधिकार स्कीम, ये इसका नाम था, चलन में थी, जिसके अंतर्गत बैंकों से व्यक्ति उधार लेने वालों द्वारा निर्धारित साख की सीमाओं से अधिक राशि लेने पर रिजर्व बैंक का सीधा नियंत्रण होता था। इसके अंतर्गत क्या होता था कि जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है जो कि बैंक से पैसा लेना चाहता है, तो बैंक की एक साख सीमा होती है, एक निश्चित सीमा होती है, इससे ज़्यादा मात्रा में बैंक किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देता है। अगर उस सीमा से ज़्यादा मात्रा में उसे पैसों की आवश्यकता होती थी तो उसे सीधा रिजर्व बैंक के नियंत्रण में रख दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। कहने का मतलब है रिजर्व बैंक की ये तय करता था कि उसको पैसा दिया जाना चाहिए या ना दिया जाना चाहिए। पैसा अगर दे भी दिया जाए तो वो चुकाएगा कैसे, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है पूरी काम तो बैंकों का होता था, लेकिन अगर रिजर्व बैंक के द्वारा पैसा दे दिया जाता था तो जिम्मेदारी सारी रिजर्व बैंक की हो जाती थी। इसके लिए रिजर्व बैंक की स्वीकृति जरूरी होती थी। बिना रिजर्व बैंक की स्वीकृति के व्यापारिक बैंक किसी भी व्यक्ति को जितनी सीमा है उस सीमा से ज़्यादा उधार नहीं दे सकता था। लेकिन इस व्यवस्था में क्या था, रिजर्व बैंक के द्वारा जब ये सारी प्रोसेसिंग होते थे, सारे कार्यवाही होती थी, उसमें काफ़ी समय लग जाता था। समय ज़्यादा लगने के कारण इसे पसंद नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि मान लो मैं एक किसान हूँ और मुझे पैसों की आवश्यकता है, मेरे को खेती करनी है, उस समय बारिश होने वाली है, मैंने खेत में जो है बीज वगैरह बो दिए और अब मुझे टेक्नोलॉजी या मशीन खरीदने के लिए थोड़ा बड़े लेवल पर पैसा चाहिए। अब मैं व्यापारिक बैंक से पैसा लेने के लिए जाती हूँ और व्यापारिक बैंक मुझे 10 लाख की आवश्यकता है और व्यापारिक बैंक ने मुझे 5 लाख ही दिए। अब एक्स्ट्रा मुझे 5 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो पहले मुझे रिजर्व बैंक से, व्यापारिक बैंक पहले रिजर्व बैंक से स्वीकृति लेगा। रिजर्व बैंक जब तक वापस व्यापारिक बैंक को बताएगा, व्यापारिक बैंक वापस कस्टमर को बताएगा या व्यक्ति को बताएगा, जब तक काफ़ी समय निकल जाता था। हो सकता है जो समय मेरे को खेती करनी थी उस समय खेती का समय ही निकल जाए। तो इसलिए विलम्ब होने के कारण इस स्कीम को पसंद नहीं किया गया। लेकिन अब क्या हुआ, CMA के अंतर्गत, ये CAS के अंतर्गत होता था रिजर्व बैंक वाला, CMA के अंतर्गत क्या हुआ, बैंकों को ही पूरी जांच पड़ताल के बाद बड़े उधार लेने वालों को साख की स्वीकृति के अधिकार दे दिए गए। अब रिजर्व बैंक की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है CMA के अंतर्गत। कहने का मतलब अब अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा मात्रा में उधार की आवश्यकता है तो व्यापारिक बैंक पूरी छानबीन करके, पूरे कागज़ वगैरह देख के, सारी चीज़ें प्रोसेसिंग में करके, अगर उसे ये लगता है कि ये व्यक्ति पैसा चुका देगा तो वो उसको उधार
देती है अपने लेवल पे, और उसे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति पैसा नहीं चुका पाएगा या कहाँ से चुकाएगा क्योंकि उसकी इतनी इनकम नहीं है, तो वो उसको उधार नहीं देती है। इस प्रकार CMA ज़्यादा सफलतम यानी कि साख मॉनिटरिंग व्यवस्था जो कि व्यापारिक बैंकों के मार्फत होने लगी है, वो ज़्यादा चलन में होने लगी थी। ये आपके केंद्रीय बैंक के मात्रात्मक उपाय या सामान्य उपायों के अंतर्गत आता है, जिसमें आपका बैंक दर हो गया, इसके अलावा परिवर्तनशील नगद रिजर्व अनुपात हो गया आपका, वैधानिक तरलता अनुपात हो गया, खुले बाजार की क्रियाएं हो गई और साख मॉनिटरिंग व्यवस्था हो गई। ये सारी के सारे आपके केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नियंत्रण के मात्रात्मक उपायों या सामान्य उपायों के अंतर्गत आता है। बड़ा क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, इसके अलावा कई बार जो है छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। SLR क्या है, CRR क्या है, इसके अलावा खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती है, या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नियंत्रण में अपनाए गए मात्रात्मक उपायों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। तो उन संक्षिप्त विवेचनों में आपका बैंक दर आ जाएगा, SLR आ जाएगा, CRR आ जाएगा, खुले बाजार की क्रियाएं आ जाएगी, साख मॉनिटरिंग व्यवस्था आ जाएगी, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएगी। साख मॉनिटरिंग व्यवस्था क्या है इसे बताइए, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्लास में केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए साख नियंत्रण के उपायों में गुणात्मक उपायों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।